हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। पिछले एलिमेंट में हमने फायर सेफ्टी के बारे में डिटेल में समझा था कि कैसे फायर स्टार्ट होती है, कैसे स्प्रेड होती है और कैसे कंट्रोल की जाती है। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस हजार्ड पर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हर वर्क प्लेस में यूज़ होती है, लेकिन अगर इसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सीरियस इंजुरीज, बर्न्स, इलेक्ट्रिकल शॉक और डेथ तक हमें इसका कॉज कर सकती है। इस एलिमेंट में हम कवर करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कॉमन कॉजेस क्या है, इलेक्ट्रिकल रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ये भी हम बात करेंगे, पोर्टेबल इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, इंस्पेक्शंस और मेंटेनेंस, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, एम्प्लॉय का क्या रोल होता है, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, और रियल लाइफ केस स्टडी के आधार पर हम एक केस स्टडी भी लेने वाले हैं, साथ ही साथ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इन तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कैसे ऑकर होते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक यहाँ पर समझना जरूरी है, वो है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्टर के थ्रू पास होता है। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इसमें। होता है सबसे पहला वोल्टेज। अब वोल्टेज यानी कि क्या, जो पुश करता है करंट को, इसे हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। फिर आता है करंट। करंट यानी कि क्या, कि जो फ्लो होता है इसे एम्पियर्स में मेजर करते हैं। और तीसरा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करती है। अगर ह्यूमन बॉडी इस सर्किट का पार्ट बन जाए तो करंट बॉडी के थ्रू पास होता है, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई के टाइप्स के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के दो मेन टाइप्स होते हैं। वो सबसे पहला है डायरेक्ट करंट, जिसे हम शॉर्ट में डीसी कहते हैं। इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एग्जांपल है जैसे कि बैटरी। और दूसरा है अल्टरनेटिव करंट, जिसे शॉर्ट में हम एसी कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। तो इसमें करंट डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है करंट का वो चेंज करता रहता है। एग्जांपल है जैसे कि घर और इंडस्ट्री का जो पावर सप्लाई है वो। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव जो करंट है, एसी है, ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है और हाई वोल्टेज पर ज्यादा डेंजरस होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। इसमें कॉमन हजार्ड है इलेक्ट्रिकल शॉक। अब इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि जब करंट बॉडी के थ्रू पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बर्न्स, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर आर्क फ्लैश की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद है फायर, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सप्लोजन, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्पार्क फ्लेमेबल गैसेस या फिर डस्ट को इग्नाइट कर सकता है। और फिर उसके बाद है आर्क फ्लैश या फिर आर्क ब्लास्ट, ठीक है, जैसे कि सडन एनर्जी रिलीज होती है जो हाई हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। तो ये कुछ कॉमन हजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक का ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक शॉक का इफेक्ट डिपेंड करता है कि कितना करंट पास हो रहा है बॉडी से, कितनी देर तक एक्सपोजर हो रहा है, और करंट बॉडी के किस पाथ से पास हो रहा है। पर्सन्स की हेल्थ भी यहाँ पर, हेल्थ कंडीशंस भी यहाँ पर देखी जाती है। तो ये चारों कंडीशंस के ऊपर बेसिस होता है। तो इफेक्ट हो सकता है इसमें, जैसे कि हल्का उसको जो है झटका फीलिंग होना, या फिर मसल्स जाम हो जाना, या फिर छोड़ नहीं पाना, ब्रीथिंग यहाँ पर जो है बंद हो जाना, हार्ट फेलियर होना, सेवर बर्न्स होना, या फिर डेथ तक सामना करना पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर छोटा करंट भी कभी कभी फटल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कॉमन कॉजेस क्या है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स यूजुअली अनसेफ कंडीशंस या फिर अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं। तो इसमें कॉमन कॉजेस है डैमेज वायर्स और केबल्स, एक्सपोज लाइव पार्ट्स, पुअर इंसुलेशंस, ओवरलोडेड सर्किट्स, मेंटेनेंस की कमी हो गया, या फिर फाल्टी इक्विपमेंट यूज करना, वेट कंडीशंस में काम करना, अनऑथराइज रिपेयर, ट्रेनिंग की कमी। तो ये हमें कॉमन कॉजेज देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक वर्कर डैमेज केबल यूज करता है वेट एरिया में, जो गीला एरिया रहता है उसमें वो डैमेज केबल का जो है
वहाँ पर यूज़ करता है। तो यहाँ पर कई मल्टीपल यहाँ पर टाइम्स जो है रिस्क यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि गीला फर्श है और वो लाइव डैमेज वायर है, तो हो सकता है कि उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक भी लगे। तो यहाँ पर खतरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है मोर देन जो नॉर्मल होता है उससे। तो रिस्क मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जैसे कि इसके पहले भी हमने फायर रिस्क असेसमेंट के बारे में जाना था लास्ट वीडियो में, तो ठीक उसी प्रकार हमें इलेक्ट्रिकल का भी रिस्क असेसमेंट करना होता है। तो रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स है, ठीक है, जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब भी आप रिस्क असेसमेंट करते हो तो वो 5 स्टेप से ही हमें रिस्क असेसमेंट करना होता है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अब जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल के रिलेवेंट हजार्ड्स को फाइंड आउट करना होता है। अब कौन से हजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ओपन वायर्स हो गया, फॉल्टी टूल्स हो गया, या फिर ओवरलोडेड सॉकेट्स हो गए, तो ये हजार्ड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये स्टेप 1 आपकी कंप्लीट होगी। अब आती है स्टेप 2। अभी आपको आइडेंटिफाई करना होता है उन लोगों को कि जिनको इसकी वजह से खतरा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिशियंस हो गया, उनको खतरा हो सकता है, वर्कर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, विजिटर्स, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन लोगों को खतरा हो सकता है। ये स्टेप 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आप क्या करते हो कि ये जो खतरे हैं जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, इसका रिस्क को आप इवैल्यूएट करते हो, यानी कि हाई है, मीडियम है या फिर लो है, उस तरीके से रिस्क को इवैल्यूएट करते हो और फिर उसके लिए आप कंट्रोल मेजर जो है अप्लाई करते हो। तो आप क्या करोगे, जैसे कि ओपन वायर्स है या फिर कोई डैमेज केबल है तो आप उसको रिपेयर करना हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है उसको आपको रिप्लेस करना हो, प्रोटेक्शन सिस्टम आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे। तो ये आप कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर लेते हो स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर आती है स्टेप 4 जो होता है रिकॉर्ड एंड ट्रेन। यहाँ पर आप क्या करता हो कि डॉक्यूमेंटेशंस को रिकॉर्ड करते हो और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पर मेंटेन करते हो, वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। तो ये स्टेप 4 आ जाती है। फिर स्टेप 4 कंप्लीट होने के बाद आपकी आती है स्टेप 5, वो है रिव्यू। अब आपने ये जो सारी चीज़ें की है तो इसको आपको रिव्यू भी करना होता है। कुछ अगर साइड पर कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो चेंजेस के बाद आप इसको रिव्यू कर सकते हो, या फिर कोई मेजर इंसिडेंट अगर हो जाता है साइड पर तब भी आप इसको रिव्यू कर सकते हो। तो ये कुछ 5 स्टेप्स होती है। इस तरीके से ही आपको इलेक्ट्रिकल का रिस्क असेसमेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स आप ले सकते हो उसके बारे में। देखो, हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए हिरार्की ऑफ कंट्रोल्स का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। जो हिरार्की होती है उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। हिरार्की क्या होती है, तो 5 स्टेप्स आते हैं हिरार्की के और उसी के मुताबिक आपको कंट्रोल मेजर्स लेना होता है। हिरार्की में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है एलिमिनेशंस का, यानी कि हजार्ड्स को आपको पूरी तरीके से आप रिमूव कर सकते हो पॉसिबल हो तो। दूसरा स्टेप है वो है सब्स्टिट्यूशन। अगर आप हजार्ड्स को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते हो तो फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। आप क्या कर सकते हो कि लो वोल्टेज सिस्टम का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद है सब्स्टिट्यूशंस के बाद आती है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इंसुलेशंस हो गया, अर्थिंग आप प्रॉपर कर सकते हो, सर्किट ब्रेकर लगा सकते हो, आरसीडी यानी कि रेसिडुअल करंट डिवाइस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं। फिर उसके बाद और क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हो, तो अभी आपकी आती है चौथी स्टेप हिरार्की में, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आप परमिट टू वर्क सिस्टम आपके साइड पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, लॉग आउट टैग आउट सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो, सभी को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। और फिर लास्ट में आती है लास्ट हिरार्की, वो है पीपी। अब जो भी वर्कर्स इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो उनके पास इंसुलेटेड ग्लोव्स होने चाहिए, सेफ्टी शूज उन्होंने पहनने चाहिए और आर्क प्रोटेक्शन क्लोथिंग भी उन्होंने पहननी चाहिए पॉसिबल हो तो, ठीक है, जहां पर जरूरत हो। तो ये पीपी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हिरार्की की मदद से कंट्रोल मेजर्स इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की। सेफ सिस्टम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कई सारे स्टेप आप ले सकते हो, जैसे कि आइसोलेशन। आइसोलेशंस यानी कि पावर सप्लाई, आइसोलेशंस करना यानी कि पावर सप्लाई को बंद कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आप लॉग आउट टैग आउट का इस्तेमाल कर सकते हो, लोटो प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि मशीन को आप एक्सीडेंटली यहाँ पर ऑन ना हो ये मेक श्योर करने के लिए आप लोटो लगाते हो,
ठीक है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लूडो के बारे में जान भी सकते हो कि लॉगआउट टैग आउट में क्या होता है कि एक टैग रहता है और उस टैग में ऑथराइज पर्सन जो भी रहता है उसका नाम रहता है, किस पर्पस के लिए इसको हम ये टैग लगा रहे हैं, बाद में उसमें लॉग भी लगाते हैं, तो उसका सारा जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पर लिखा जाता है कि इस वजह के हमें ये रिपेयर का काम करना है यहाँ पर, तो इसके लिए हम ये टैग लगा रहे हैं, तो इसको कोई भी रिमूव ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, उस सुपरवाइजर का नाम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर्स होता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है परमिट टू वर्क सिस्टम। ये सारी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का पार्ट है। परमिट टू वर्क सिस्टम में क्या है कि आप हायरिंग जो भी वर्क है उसके लिए आप परमिशन सिस्टम यहाँ पर चालू कर सकते हो, यानी कि विदाउट परमिट टू सिस्टम ये काम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर चौथा है कॉम्पिटेंट पर्सन्स, यानी कि जो सिर्फ ट्रेन पर्सन है वही इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर काम करेंगे। तो ये कुछ चारों स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जिसके आधार पर आप एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अपने साइड पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद अब हम जानते हैं कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी के बारे में। तो पोर्टेबल जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी हम सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, पावर जो भी पोर्टेबल टूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि ड्रिल हो गया, ग्राइंडर हो गया, या फिर एक्सटेंशन केबल्स हो गए। तो इसके लिए हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं? तो रेगुलर हमें इसकी चेकिंग करनी होगी, प्रॉपर केबल का इस्तेमाल करना होगा, वेट एरिया अगर है तो उसको अवॉइड करना होगा, वहाँ पर आपको काम नहीं करना है, और RCD यानी कि रेसिडुअल करंट डिवाइस का जो है आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, RCD का हो या फिर RCCB का हो या फिर ELCB का हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं इंस्पेक्शंस और मेंटेनेंस की। अब इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कि सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शंस, आप जो भी इलेक्ट्रिकल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो उसका विजुअल इंस्पेक्शंस करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आप चेक कर सकते हो कि कोई वायर डैमेज तो नहीं है, लूज कनेक्शन है क्या, या फिर कोई बर्न मार्क तो नहीं है किसी केबल के ऊपर, वो आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या है, तो आप इंसुलेशन टेस्टिंग चेक कर सकते हो, अर्थिंग टेस्टिंग कर सकते हो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। फिर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आप क्या कर सकते हो कि फाल्टी जो भी पार्ट्स है केबल का हो तो उसको आप रिप्लेस करो, या फिर इसका जो है रिकॉर्ड आप मेंटेन करो। ठीक है, तो ये सारा मेंटेनेंस आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। अगर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट अगर हो जाए तो क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स होनी चाहिए, वो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर किसी पर्सन्स को इलेक्ट्रिक अगर शॉक लग जाता है तो डायरेक्ट टच आपको उसको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि विक्टिम वहाँ पर लाइव हो, वो लाइव इलेक्ट्रिकल केबल है जिससे विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ है वो अभी भी लाइव हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए विक्टिम को कभी भी आपने डायरेक्ट टच नहीं करना है। पावर सप्लाई सबसे पहले जो है आपको बंद करना है, और नॉन कंडक्टिव जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका ही आपको इस्तेमाल करना है, उस लाइव जो केबल रहेगा जो पर्सन्स के ऊपर रहेगा उसको हटाने के लिए, जैसे वुड या फिर प्लास्टिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको उसको फर्स्ट एड देनी है, यानी कि जैसे आप CPR दे सकते हो, और जहाँ पर उसको जला हुआ है, बर्न्स हुआ है, उसको आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। और फिर उसके बाद आप इमरजेंसी जो भी सर्विसेज है उसको आप कॉल कर सकते हो। जितनी जल्दी आप फास्ट एक्शन लोगे तो उतना जल्दी जो है आप उसकी जान बचा सकते हो। तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के रोल के बारे में। देखिए, एम्प्लॉयज़ का रोल क्या होता है और मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये सबकी जिम्मेदारी होती है, खाली ऐसा नहीं है कि एक सेफ्टी पर्सन की जिम्मेदारी होती है। तो एम्प्लॉयज़ की क्या जिम्मेदारी है इसमें? तो डैमेज अगर वो देखते हैं कोई इलेक्ट्रिकल कोई डैमेज है, केबल डैमेज है एग्जांपल के लिए, तो उसके बारे में उसने रिपोर्ट करना चाहिए। अनऑथराइज रिपेयर वहाँ पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई पर्सन ऑथराइज ही नहीं है उसको तो उसने कभी भी रिपेयर नहीं करना चाहिए। प्रोसीजर्स फॉलो करनी चाहिए और ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, ये एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उनका रोल है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का क्या रोल है उसके बारे में। तो सेफ इक्विपमेंट मैनेजमेंट ने जो है प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए, मेंटेनेंस को इंश्योर करना चाहिए, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए सभी पर्सन्स को। ठीक है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अब हम एक रियल लाइफ केस स्टडी से ये सारी चीज़ें समझते हैं कि हम कैसे साइट पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करें। तो देखिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर डैमेज टूल का जो है इस्तेमाल कर रहा था, और केबल का इंसुलेशन यहाँ पर ख़राब था। फिर और साथ ही साथ जो है ग्राउंड यहाँ पर वेट था, गीला था। अब करंट बॉडी के थ्रू यहाँ पर पास होता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वर्कर को यहाँ पर से कई सारे जो है यहाँ पर शॉक लगता है।
फिर इन्वेस्टिगेशंस होता है, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि यहाँ पर इंस्पेक्शंस नहीं हुआ था, उस पर्सन को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी और इक्विपमेंट यहाँ पर फॉल्टी था। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पता चलती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पर करेक्टिव एक्शन ली जाती है। करेक्टिव एक्शंस में इंस्पेक्शन सिस्टम यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है, टूल्स को रिप्लेस किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है सभी को, और सेफ्टी को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेक्टिव एक्शंस में वो करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें अगर पहले ही अगर हो जाती तो यहाँ पर यह हादसा नहीं होता। यह आपको इस रियल लाइफ केस स्टडी से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, और तो आपको एक एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या समझा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक के इफेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कॉजेस आपको बताने हैं, कंट्रोल मेजर्स एक्सप्लेन आपको करने हैं, लोटो का इंपॉर्टेंस आपको बताना है, पोर्टेबल इक्विपमेंट हजार्ड्स आइडेंटिफाई यहाँ पर करना है। एग्जाम में हमेशा आपको एग्जाम्पल के साथ स्ट्रक्चर आंसर जो है वो लिखना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के अगर आंसर्स आपको अगर आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब बात आती है इस वीडियो के कंक्लूजन की, कि आज हमने इलेक्ट्रिसिटी के हजार्ड्स और उनके कंट्रोल्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझा है। हमने यहाँ पर कवर किया है बेसिक कंसेप्ट क्या है, हजार्ड्स, इफेक्ट, कॉजेस, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल मेजर्स, सेफ वर्क सिस्टम, इमरजेंसी एक्शन। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इस वीडियो में जानी है। इलेक्ट्रिसिटी यूजफुल है, लेकिन अनसेफ होने पर बहुत डेंजरस होती है। प्रॉपर कंट्रोल और ट्रेनिंग से हम एक्सीडेंट्स यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से ये एलिमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और जो निवोश आईजीसी का जो यूनिट GIC 2 है, रिस्क असेसमेंट, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपने हमारी ई बुक को यानी कि निवोश आईजीसी की, जिसमें हमने GIC 1 और GIC 2 दोनों कवर किया है, उसकी एक ई बुक बनाई है जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को पास करने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। तो उस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।